Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on pre-formulation. It is the part 5 of pre-formulation where we will discuss on racemization, polymerization and then the introduction and सिग्निफिकेंस ऑफ BCS क्लासिफिकेशन. वेरियस पार्ट्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ रैसमाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैंने पार्ट 4 में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसकी स्टडी की जाती है फॉर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जहाँ पे हम किसी फॉर्मुलेशन को तैयार करने से पहले उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस एट्सेट्रा को स्टडी करते हैं so that we can formulate a stable form of a drug. स्टेबल फॉर्म ऑफ ड्रग तैयार करने के लिए जब उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ प्री फॉर्मुलेशन, जिनमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी करते हैं, साथ ही साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी. सो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड देन फोटोलाइसिस, ये तीन जो आपके सिलेबस में वो ऑलरेडी पार्ट 4 में है. पार्ट 5 में रैसमाइजेशन एंड आपका पॉलीमराइजेशन जो आपके सिलेबस में, उस पर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रैसमाइजेशन क्या होता है? रैसमाइजेशन मीन्स क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ होती है दैट दे कैन रोटेट द लाइट ऑफ पोलराइजेशन. मीन्स सिंपल भाषा में बताया जाए तो क्या होता है कि इनके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सिमिलर रहेंगे, बॉन्डिंग जो है वो भी सिमिलर रहेगा, बॉन्ड बदलेगा नहीं, नंबर ऑफ एटम्स बदलेगा नहीं, बट एटम्स का अरेंजमेंट उल्टा हो जाएगा. मीन्स आपका बॉन्ड जिस तरह का बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा. साथ ही साथ नंबर ऑफ एटम्स भी आपका चेंज नहीं होगा, जस्ट उनका डायरेक्शंस चेंज हो जाएगा, आपके एटम्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. सो जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का डायरेक्शन चेंज होगा, ड्यू टू दैट क्या होगा कि जब उससे कोई लाइट पार होगा, जनरली ये क्रिस्टल सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं, क्रिस्टल ड्रग सब्सटेंसेस के अंदर, कि जब उनके एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, ड्यू टू दैट जब उसके अंदर आपके कोई लाइट का बीम जो है वो पास होता है, तो एक एंगल से आप देखिएगा तो लाइट का बीम अलग रहेगा, बट जैसे ही उनके एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लाइट का जो बीम जो पास हो रहा था वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो इसी को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जहाँ पर आपका क्या होता है, जिनमें प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो लाइट ऑफ पोलराइजेशन को जो है सो पास करता है. सो एनीवेज रैसमाइजेशन में क्या होता है? रैसमाइजेशन मीन्स वही होता है दैट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का ऑप्टिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, जहाँ पे उनका लाइट ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करने की जो पावर है वो एंड हो जाती है. इट मीन्स वो जो है फ्रॉम वन आइसोमर फॉर्म टू अनदर आइसोमर फॉर्म वो चेंज हो जाता है, उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, बट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहता है. सो आपका रैसमाइजेशन उसी को बोला जाता है. सो एनीवेज इसका स्टडी हम क्यों करते हैं? किसी भी ड्रग में कितनी चांसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि यूं ही वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है उनका एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो यूं ही चेंज हो जाएगा फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर फॉर्म, वो यूं ही चेंज नहीं होता है. चेंज होने के लिए वेरियस आपके रीजंस रहते हैं. ओके, जैसे कि टेम्परेचर, pH, इट इज़ ऑल्सो गिवन हेयर. बट उससे पहले मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि होता क्या है अगर चेंज हो जाएगा. इफ़ द एटॉमिक अरेंजमेंट और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का जो आइसोमर फॉर्म है वो अगर चेंज होता है तो उससे क्या होता है, ड्रग के प्रॉपर्टीज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, बोथ फार्माकोकाइनेटिक एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पर. फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब ड्रग हमारे बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबोलाइज्ड होता है एंड देन फाइनली एक्सक्रीट होता है. ये जो 4 चीज़ें होती है विच इज़ नोन एज फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, उसमें भी बदलाव आता है. मतलब ड्रग के साथ हमारा बॉडी का जो डील करने का तरीका है वो भी बदल जाता है. साथ ही साथ ड्रग का जो हमारे बॉडी के अंदर एक्शन होता है, फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिकल एक्शन या टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन, मीन्स
बीमारी को ठीक करने का एक्शन या फिर उसका साइड इफ़ेक्ट्स जो हम कहें, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी बदल जाती है। एनीवेज जनरली क्या होता है कि जनरली जितने भी ड्रग्स में देखा गया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट एवरी ड्रग्स, बट जनरली जितने भी ड्रग्स होते हैं, जितने भी मेडिसिन या आपके थेराप्यूटिक कंपाउंड्स हैं, उनका जो डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है, इट इज़ हैविंग लेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी देन लेवो फॉर्म। जनरली आपके डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म में ही आपके ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं। तो रेस्माइजेशन में डेक्स्ट्रो टू लेवो, लेवो टू डेक्स्ट्रो, यही चेंजेस जनरली आपका होता है। सो एनीवेज डेक्स्ट्रो फॉर्म थोड़ा वीक होता है इन कंपैरिजन टू लेवो फॉर्म। सो फॉर एग्जांपल में लेवो एड्रेनलिन जो है, इट हैज़ 15 to 20 टाइम्स मोर एक्टिविटी देन डेक्स्ट्रो फॉर्म, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि लेवो एड्रेनलिन का क्या होता है, लेवो फॉर्म किसी का भी जनरली लेवो फॉर्म जो है वो ज़्यादा आपका एक्टिव होता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म थोड़ा वीक होता है। दस लेवो एड्रेनलिन जो है वो 15 to 25 आपका ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है देन डेक्स्ट्रो फॉर्म। सो आपका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्यों हम रेस्माइजेशन का स्टडी करते हैं। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज ऑफ प्री फॉर्मुलेशन रिसर्च इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडीशंस नेसेसरी टू फॉर्म अ स्टेबल सॉल्यूशन, ताकि आप जो सॉल्यूशन बनाओ या आप जो भी कंपोजिशन बनाओ वो आपका स्टेबल रहे। ऐसा नहीं कि आपको क्या चाहिए, आप अगर ड्रग को डेक्स्ट्रो फॉर्म में चाहते हो तो आपका ड्रग डेक्स्ट्रो फॉर्म में ही रहे, आप अगर ड्रग को लेवो फॉर्म में चाहते हो तो आपका ड्रग लेवो फॉर्म में ही रहे। या फिर अगर ड्रग को आप कंबाइन करते हो, जैसे आप चाहते हो कि ड्रग को आप 50% लेवो फॉर्म में लो, 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म में, या फिर 20% लेवो एंड 80% डेक्स्ट्रो फॉर्म में, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह का कितना एक्टिविटी चाहिए ड्रग का, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो। एज अ फार्मूलेटर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर आप डिसाइड करते हो कि ये फॉर्मूलेशन, बट उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी मैटर करता है। आपका मान लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि वेरियस कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, पीएच एट्सेट्रा, इन सब कंडीशंस की वजह से लेवो फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या डेक्स्ट्रो टू लेवो फॉर्म। तो आपको क्या चाहिए कि आपका जो ड्रग का फॉर्म है वो अपने आप बदले ना, आप जिस फॉर्म में उसे दे रहे हो उसी फॉर्म में वो स्टेबल भी रहना चाहिए। दस आपको क्या करना होता है कि वेरियस कॉम्बिनेशंस को आपको देखना पड़ता है बिफोर फॉर्मुलेटिंग, आपको उस फॉर्मुलेशन का जो फॉर्म है उसका स्टेबिलिटी चेक करना रहता है। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेस्माइजेशंस का, रेस्माइजेशन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का। लाइक आपका सॉल्यूशन ऑफ लेवो एड्रेनलिन फॉर्म इक्वली पार्ट्स ऑफ levoadrenaline and dextroadrenaline racemic mixture with a pharmacological activity just over the half than pure levo form। मतलब कि लेवोएड्रेनलिन का अगर आप सोल्यूशन लोगे, इफ़ यू टेक लेवोएड्रेनलिन सोल्यूशन, तो क्या होता है, लेवोएड्रेनलिन जैसे सोल्यूशन में जाता है तो उसका आधा लेवोएड्रेनलिन जो है वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स आपका क्या होता है, लेवोएड्रेनलिन का हाफ पोर्शन लेवो में रह जाता है, हाफ पोर्शन डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाता है सोल्यूशन में जाते के साथ साथ। सो दस इट मेक्स अ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या मतलब है, दो तरह के ऑप्टिकल सब्सटेंसेस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वहाँ मौजूद है, डेक्स्ट्रो फॉर्म एज वेल एज आपका लेवो फॉर्म। दस वो एक रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, प्योर लेवो फॉर्म नहीं रहता है, और जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है, प्योर लेवो फॉर्म का जितना एक्टिविटी होगा उसका हाफ हो जाता है। मीन्स प्योर लेवो फॉर्म का जितना भी आपका एक्टिविटी होता है, जितना उसका पावर होता है, उसका बिल्कुल हाफ एक्टिविटी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ देखना होता है, अगर कोई ड्रग आपको पता है कि वो ड्रग जो है आधा उसका कन्वर्ट हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, जैसे कि आपको अभी पता चल रहा है कि उसका जो है एक्टिविटी हाफ हो जाएगा, तो अगर आपको जितना एक्टिविटी चाहिए आप उसका तब दुगना ले लो, ताकि दुगना लेने से क्या होगा, अगर आपको चाहिए कि नहीं हाफ ना हो, मुझे फुल, मान लीजिए कि आपको चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि 400 आप mg दे रहे हो, तो 400 का मान लीजिए कुछ परसेंटेज तो ऑब्वियसली आपका हो सकता है कि आपके बॉडी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर में ही मान लीजिए कि उसका 100 mg डैमेज हो जाता है, जस्ट आपका मान लीजिए 400 mg में जस्ट 300 mg भी पहुंचता है, जस्ट
उनमें से अब उसका सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब आपके बॉडी में सॉल्यूशन जैसे फॉर्म करता है, ड्रग आपका ऑब्वियसली डिसोल्यूट होता है तभी वो अपनी एक्टिविटी दिखाता है। तो डिसोल्यूट होने के बाद वो डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म में हाफ कन्वर्ट हो गया। देन उसका 300 mg में भी सिर्फ 150 mg आपके बॉडी में वो काम कर पा रहा है, तो हाफ हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि 300 mg में ही आपके बॉडी में वो काम दिखा सकता है, अपना असर दिखा सकता है। इन दैट केस आप क्या करो, आप सीधे सीधे क्या करो कि 400 mg की जगह 800 mg का आप तैयार करो फॉर्मुलेशन। दस क्या होगा, जब 800 mg आपके बॉडी में जाएगा, उसमें से क्योंकि जैसे कि आपका 400 में से 100 डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो आपका क्या होगा, 800 में से 200 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, 800 में से आपका 200 डिस्ट्रॉय हो जाएगा लीवर में, रेस्ट कितना बचेगा, 600। 600 में से क्या होगा, हाफ लेवो हाफ डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा सोल्यूशन में जाते ही। जाने के बाद क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं, कन्वर्ट हो गया। देन आपका क्या होगा, देन आपका एक्टिविटी हाफ हो गया, मीन्स आपका 600 का 300 ही सिर्फ काम में आएगा। तो आपके पास देन 300 बचता है जिससे आपके बॉडी में एक्शन हो सकता है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। दस आपको रेसमिक मिक्सचर्स एंड रेसमाइजेशन कैसे होता है वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करना होता है, आपको क्वांटिटी डिसाइड करना होता है। दिस स्टेबिलिटी स्टडीज शुड इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ पीएच। ये जो स्टेबिलिटी स्टडी हम करते हैं इसमें हमें वेरियस फैक्टर्स को लेना चाहिए जिसमें कि आपका स्टेबिलिटी देखना होता है। जैसे कि सॉल्यूशन फॉर्म में तो हम देख रही हैं, साथ ही साथ पीएच का इफेक्ट, आयनिक स्ट्रेंथ, को सॉल्वेंट्स, लाइट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, इन वेरियस फैक्टर्स का भी इफेक्ट हमें देखना पड़ता है किसी भी ड्रग फॉर्मुलेशन के रेसमाइजेशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज आर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमर फॉर्म होना इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, जहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी, ओके, एंड मर इज दी मेन मॉलिक्यूल। मोनोमर्स के जब बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ अटैच होते हैं, इट बिकम्स पॉलीमर। मोर देन वन मोनोमर रिएक्ट्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। जनरली आपका ऐसा नहीं कि दो मोनोमर मिक्स हो गया तो पॉलीमर बन जाएगा, बिकॉज ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर्स, combine chemically to produce a very large chain like और network like molecule called polymer, जिसमें क्या होते हैं आपके मोनोमर्स जो होते हैं, वो मोनोमर्स किसे कहा जाता है, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एक साथ चेन की तरह स्ट्रक्चर बनाकर आपका नेटवर्क फॉर्म करें, दैट इज़ नोन एज पॉलीमर, और इसी प्रोसीड्यूर को पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। जनरली आपके मोनोमर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं काफ़ी हद तक ज़्यादा इनके टाइप्स नहीं है, ठीक है। आपके जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स है मे बी ऑल अलाइक और दे में रिप्रेजेंट 2, 3 और मोर डिफरेंट कंपाउंड। जनरली उसमें 2, 3 या कुछ ही आपके डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो मोनोमर्स जनरली 2, 3 अगर कंबाइन होंगे ना, तो क्या होता है कि उनका उतना आपको एक्टिविटी वेरिएशन नहीं दिखेंगे क्योंकि उनके टाइप्स ज़्यादा नहीं है। 2, 4 अगर एक साथ जस्ट मोनोमर कंबाइन होंगे तो उससे आप पॉलीमर नहीं कह पाओगे। रीज़न क्या है, क्योंकि वो 2, 3 टाइप के ही होते हैं। अगर आप 2, 3 ही जस्ट कंबाइन करोगे तो लगभग सिमिलर, और पॉलीमर तब वो होगा जिसमें कि आपका पूरा तरह से उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग सा हो। दस आपका क्या होता है, यूजुअली एटलीस्ट 100 मोनोमर मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंबाइंड टू मेक अ प्रोडक्ट दैट हैज सर्टेन यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरली पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होता है, आपका जैसे ही मोनोमर्स जो है वो एक से ज़्यादा मोनोमर कंबाइन होने से वो पॉलीमर बन गया, बट आपको पॉलीमराइजेशन जब करना है, मीन्स इफ़ यू वांट टू मेक अ पॉलीमर यूजिंग मोनोमर्स, तो आपको क्या करना चाहिए कि 2, 4 मोनोमर्स से आप अलग प्रॉपर्टीज़ का कुछ प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, अलग प्रॉपर्टीज़ का सब्सटेंस नहीं बना सकते हो। रीज़न यही है, जैसे मैंने बताया कि 2, 4 टाइप के मोनोमर्स है, अगर आप 2, 4 जस्ट मोनोमर्स को कंबाइन करके एक पॉलीमर बनाओगे तो उनके प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होंगे। जब आप बहुत सारा मोनोमर्स लोगे तो हो सकता है कि आपने ABC टाइप किसी एक मोनोमर में लिया, किसी में हो सकता है A टाइप, आपके 4-5 A टाइप हैं, देन आपके 50-60 B टाइप है, 20-30 C टाइप है। तो ऐसे क्या होंगे, आपके जो टाइप्स है
उनके नंबर्स बदलने लगेंगे जब आप 100 करीब आप 100 या 100 से ज़्यादा मोनोमर्स लोगे, तो उनके मोनोमर्स के टाइप्स जो है या उनके चेन में जितने सारे मोनोमर्स की यूनिट्स होंगे वो काफ़ी हद तक अलग हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका फिर जो उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो काफ़ी यूनिक होगा, विथ यूनिक टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू फॉर्म फाइबर्स मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का आपका प्रोड्यूस करना, थ्रेड लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी दैट डिफ्रेंशिएट दी पॉलीमर्स फ्रॉम सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स। आपका जो 2-4 सिंपल मॉलिक्यूल्स के कंबाइन से जो स्मॉल आपका मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, मतलब कुछ मोनोमर्स से जो आपका मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स, उनसे पॉलीमर तभी अलग हो पाता है। अदरवाइज आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2-4 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, बट पॉलीमर क्या है जहाँ पे आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स आपके ऐड होते हैं, जिससे उनमें बहुत अच्छा इलास्टिसिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आती है। ऑफन मैनी थाउजेंड ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ पॉलीमर। जनरली पॉलीमर में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स भी ऐड होता है। मैंने तो जस्ट बताया कि 100, मोर देन 100 होना चाहिए, और जनरली प्रैक्टिस में आपके 1000 ऑफ मोनोमर यूनिट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एक सिंगल मिलाकर एक सिंगल मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है, फॉर नोन एज पॉलीमर्स तैयार किए जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड बिटवीन द मोनोमर्स सेट पॉलीमराइजेशन। जब यही आपके मोनोमर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड्स तैयार हो मोनोमर्स के बीच में, वही आपका पॉलीमराइजेशन कहलाता है। मतलब वेरियस मोनोमर्स के बीच में आपका स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होना चाहिए, तब वो पॉलीमराइजेशन होगा। अदरवाइज अगर आपके मोनोमर्स में वीक बॉन्ड्स आपके रहे तो वो आपका क्रिस्टलाइजेशन होगा। सो पॉलीमराइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस है। क्रिस्टलाइजेशन में भी आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं, बट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि वीक बॉन्डिंग रहता है, वेर एज पॉलीमराइजेशन इज वेर देयर इज स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो वो आपका जो फॉर्मेशन होता है दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। वो फिर ब्रेक नहीं होते, आपके जो पॉलीमर्स तैयार हो जाते हैं वो फिर ब्रेक नहीं होंगे इनटू सेपरेट मोनोमर्स। सो आपका क्रिस्टलाइजेशन से डिफरेंट है, इन विच लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स। क्रिस्टलाइजेशन में सिंपली आपके मॉलिक्यूल्स जो एग्रीगेट करते हैं यानी सट जाते हैं एक दूसरे के साथ, आपके जस्ट अटैच होते हैं by weak intermolecular force. So that is the difference between polymer and crystallization. Polymers का फ़ायदा अब क्या है? Polymers can improve the performance of the pharmaceutical product. अगर आप एक प्रोडक्ट को पॉलीमर फॉर्म दो देन वो आपका उसका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है विदाउट डायरेक्ट इंट्रिंसिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर पॉलीमर फॉर्म में दोगे तो उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पर डायरेक्ट कोई असर नहीं डालेगा, बिना उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को असर किए उसका एक्टिविटी बढ़ा सकता है। मीन्स उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को नहीं बदलेगा बट उसका एक्शन बेहतर कर सकता है। दस हमारा प्रैक्टिस रहता है कि हम जनरली पॉलीमर्स एज अ थेराप्यूटिक एक्शन भी उसका होता है, अदरवाइज पॉलीमर्स किसी ड्रग के एक्टिविटी को बढ़ाने में भी काम आता है। वेरियस पॉलीमर्स का हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग को कोटिंग करने के लिए, वेरियस पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं ड्रग को कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म, सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म। आपका पॉलीमर्स का वास्ट एप्लीकेशन है ड्रग के फील्ड में, ड्रग के फॉर्मुलेशन में। सो जनरली यही है कि पॉलीमर्स जो है वो आपके ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को, मतलब आपके ड्रग के एक्शन को, थेराप्यूटिक एक्शन को इफेक्ट नहीं करता है, बिना इफेक्ट किए उसके असर को और बेहतर बनाता है, उसके एक्शन को बेहतर बनाता है ड्रग्स का। सो ये आपका पॉलीमराइजेशन था। नेक्स्ट आपका BCS क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। मैंने जब पार्ट 1 पोस्ट किया था तो वहाँ पे जस्ट सिंपल वे में मैंने BCS क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया था कि आपके 4 क्लासेस ऑफ ड्रग होते हैं, उनके क्या पॉइंट्स हैं, क्या सिंपल उनके पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैंने पार्ट 1 में सिंपली बताया था। यहाँ मैं डेप्थ में आप लोगों को बताऊँगी। सो पार्ट 1 में आप जाकर के एक बार वहाँ अगर आप स्टार्ट करोगे, वहाँ इंट्रोडक्शन है एंड BCS क्लासिफिकेशन का भी बेसिक इंट्रोडक्शन है। एनीवेज इंट्रोडक्शन या फिर आप इम्पॉर्टेंस कह सकते हो BCS क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है।
तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द रूट ऑफ चॉइस। जनरली क्या होता है, हम ड्रग्स के लिए ओरल रूट ही चूज़ करते हैं। इंजेक्टिंग रूट्स या टॉपिकली क्या होता है कि ड्रग उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है। इंजेक्टिंग रूट थोड़ा सा क्या होता है, आपका डिसकम्फर्टेबल रहता है, ठीक है, उतना कंफर्टेबल रूट नहीं है। दस फर्स्ट चॉइस किसी भी ड्रग का डोजेस फॉर्म जब डिज़ाइन होता है तो फर्स्ट चॉइस इज़ द ओरल रूट। देन आपका क्या होता है, एंड कंटिन्यूज टू डोमिनेट द एरिया ऑफ ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजीज। हाउएवर, दो पॉपुलर, दिस रूट इज नॉट फ्री फॉर लिमिटेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। मीन्स भले ये इतना पॉपुलर है, पॉपुलर होने पर भी ऐसा नहीं कि इसमें एब्जॉर्प्शन या बायो अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है। मीन्स जैसे कि आप इंजेक्टिंग रूट क्यों नहीं चूज़ करते, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल में उसका कमी है, कंफर्ट नहीं होता है। वेर एज टॉपिकल वगैरह में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की कमी रहती है, तो हम ओरल रूट चूज़ करते हैं। जनरली फॉर्मुलेटर ओरल रूट को ही चूज़ करते हैं फर्स्ट, आपके फर्स्ट चॉइस में। सो ऐसा नहीं कि उसमें आपका एब्जॉर्ब मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन या फिर ड्रग बायो अवेलेबिलिटी मतलब ड्रग आपके बॉडी में कितना ज़्यादा अमाउंट में जाता है, जिसको कि बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि आपके ड्रग एक तरह से आप इसको एब्जॉर्प्शन ही कह सकते हो। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जब आप ड्रग को लेते हो, लेने के बाद थेराप्यूटिक एक्शन के लिए कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपके बॉडी में अवेलेबल होता है, उसे कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी। सो ऐसा नहीं कि इसमें कमी नहीं आती है। सो जनरली क्या होता है, आपके जनरली जीआईटी तक पहुंचने में तो प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। Whenever dosage form is administered orally, the drug in the dosage form is released and dissolved in the surrounding GI fluid to form a solution. Generally क्या होता है, आपका जब डोजेस फॉर्म आपके बॉडी में जाता है, ओरली आप लेते हो, तो ड्रग आपका डोजेस फॉर्म से रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद रिलीज़ कैसे होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। देन आपके जीआई फ्लूइड में ड्रग जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म करता है। दिस प्रोसेस इज सॉल्युबिलिटी लिमिटेड। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिमिटेड प्रोसेस होता है ओरल, बिकॉज सॉल्यूशन फॉर्म होना ज़रूरी है। सो सॉल्यूशन फॉर्म होने पर ही उसका एक्शन बेस्ड है, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओरल फॉर्म में आपका ड्रग को डिजॉल्व होना जरूरी है। दस आपका यहाँ पे रेट लिमिटिंग जो फैक्टर है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, क्योंकि वही उसको आपका मतलब उसी पर बेस्ड होता है ड्रग का एक्शन। Once the drug is in the solution form, it passes across the membrane of the cells lining the GI. जैसे वो solution form होता है, मतलब ड्रग GIT में जाने से पहले solution form होगा। solution form होने के बाद देन वो हमारे GI ट्रैक में जाता है, GIT में जाता है। सो क्या होता है, ये प्रोसेस परमिएबिलिटी लिमिटेड होता है। पहले तो आपका ड्रग का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। ओरली जब गया तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम वहाँ आता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब उसका घुलना ज़रूरी है। घुलेगा तो वहाँ पे आपका सॉलिबिलिटी एक फैक्टर आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो होता है सॉलिबिलिटी का सबसे पहले, क्योंकि घुलना ज़रूरी है। अब जब घुल गया, घुलने के बाद आपके जीआईटी में वो चला जाएगा, घुलने के बाद वो जीआईटी में जाएगा। अब जीआईटी में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा या नहीं, मतलब जीआईटी के सेल्स के अंदर वो आर पार हो पाएंगे कि नहीं, सेल्स को पार कर पाएंगे कि नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, परमिएबिलिटी फैक्टर आता है। जितना वो परमिएबल होगा, जितना वो सेल्स के अंदर जा पाएगा, उतना वो फिर अपना एक्शन दिखा पाएगा। दस वहाँ पे फिर परमिएबिलिटी आपका रेट लिमिटिंग फैक्टर हो गया। देन ऑनवर्ड्स द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद ही आपका ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके जीआईटी में जाना चाहिए, जीआईटी में परमिएबल होना चाहिए, देन वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। इन शॉर्ट, the oral absorption and hence bioavailability of drug is determined by the extent of drug solubility and permeability। तो शॉर्टली आप ये कह सकते हो कि ड्रग हमारे बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होगा या कितना उसका बायो अवेलेबिलिटी होगा, वो डिपेंड करता है ड्रग के सॉलिबिलिटी में एंड साथ ही साथ ड्रग का परमिएबिलिटी, मीन्स सेल के अंदर परमिएबल होना। सो BCS क्लासिफिकेशन जो है इज़ अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर क्लासीफाइंग ड्रग, जहाँ पे आप ड्रग को क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्वस सॉलिबिलिटी, आपका डोज का एक्वस सॉलिबिलिटी पर, एंड साथ ही साथ इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी, मतलब आपके पूरे जीआईटी ट्रैक में वो प्रॉपरली पर आपका परमिएबल हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो व्हेन कंबाइंड विद डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, द BCS टेक्स इनटू अकाउंट थ्री मेजर फैक्टर्स दैट गवर्न्स द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म, दैट इज डिसोल्यूशन, सॉलिबिलिटी एंड इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी। अगर आप डिसोल्यूशन को भी ले लो, डिसोल्यूट होना मतलब आपके बॉडी में जाकर के घुलना। सो
आपके बॉडी में ड्रग का डिज़ोल्व होना, सॉल्युबिलिटी मतलब वो सॉल्यूशन फॉर्म करना, डिज़ोल्व होगा, नेक्स्ट डिज़ोल्व के बाद ही वो नेक्स्ट जब सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड साथ ही साथ आपका परमिएबिलिटी। सो नाउ आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई वी डू BCS स्टडी, BCS क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है, इज टू प्रेडिक्ट इन वीवो परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। आपके बॉडी में ड्रग का क्या परफॉर्मेंस होगा इसको जानने के लिए उसे BCS वाइज कैटेगराइज किया जाता है। मतलब BCS क्लासिफिकेशन में आपके जो 4 कैटेगरीज होते हैं उनमें उसे डाला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है जिस क्लास का ड्रग है उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ड्रग इस तरह का एक्शन देगा हमारे बॉडी में। फ्रॉम इन विट्रो मेजरमेंट ऑफ परमिएबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, जिसमें क्या होता है बॉडी में किस तरह से काम करेगा उसके लिए आप इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में ही उसका परमिएबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी आप टेस्टिंग करते हो। ऐसा नहीं कि आप खा करके और फिर ह्यूमन को एग्जामिन किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेबोरेटरी टेस्टिंग करके ही हम उसका सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो आपके जो 4 क्लासेस है मैंने ऑलरेडी बताया था, क्लास 1 जो है हाई सॉल्युबल हाई परमिएबिलिटी, क्लास 2 होता है लो सॉल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, क्लास 3 होता है हाई सॉल्युबिलिटी बट लो परमिएबिलिटी, वेरएस क्लास 4 में दोनों चीज़ आपके लो है, लो सॉल्युबिलिटी लो परमिएबिलिटी। तो क्लास 1 की अगर बात की जाए, क्लास 1 ड्रग्स में क्या होता है, हाई एब्जॉर्प्शन है, मतलब एब्जॉर्प्शन भी इजीली हो जाता है, डिसोल्यूशन भी हाईली है, मतलब आपका इजीली डिसोल्यूशन भी हो जाता है, हाईली डिसोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे रेट लिमिटिंग जो स्टेप है वो है डिसोल्यूशन का। क्यों रेट लिमिटिंग सब्सटेंस, क्योंकि मेन है जितना ज़्यादा वो घुलेगा, घुलने का भी एक होना चाहिए ना कि उतना रेट में, बहुत जल्दी फास्ट वो डिज़ोल्व हो जाए ये भी आप नहीं चाहोगे। अगर आपका डिसोल्यूशन वेरी रैपिडली हो देन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट बिकम्स दी रेट डिटरमाइनिंग। अगर कोई भी सब्सटेंस जनरली क्या है आपका एब्जॉर्प्शन के लिए भी कितना फास्ट, ऑब्वियसली ड्रग क्लास 1 में जो है वो ड्रग डिसोल्यूट जल्दी कर जाता है। तो कितना जल्दी डिसोल्यूट कर जाता है, बिकॉज जितना जल्दी डिसोल्यूट करेगा उतना ही जल्दी वो एब्जॉर्प्शन करेगा डिसोल्यूशन के बाद, एंड उतना ही जल्दी वो फिर GIT को भी छोड़ देगा, जल्दी घुल जाएगा तो जल्दी GIT में जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा जल्दी, तो वो जल्दी से GIT से एम्प्टी हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि असर किया ही नहीं, आपके बॉडी को ठीक किया ही नहीं, उससे पहले आपके बॉडी से वो एक्सक्रीट हो गया, निकल गया। सो यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप जो है फिर GIT से ड्रग का एम्प्टी होना वो भी एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो ये दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। फर्स्ट तो कितना डिसोल्यूशन, अगर जल्दी फास्ट डिसोल्यूशन कर रहा है तो वो ड्रग क्या GIT को जल्दी से छोड़ दे रहा है या फिर वो वहाँ पे स्टे कर रहा है, वो देखना पड़ता है। क्लास 2 की अगर बात की जाए तो जनरली क्लास 1 का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस यही देखना होता है कि अगर जल्दी डिजॉल्व हो रहा है तो उसका एक्सक्रीशन कितना है, एक्सक्रीशन फास्ट हो रहा है या एक्सक्रीशन एटलीस्ट वो स्टे कर रहा है कुछ देर तक आपके GIT में। क्लास 2 ड्रग की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन तो हाई है बट डिसोल्यूशन मतलब घुलने में टाइम लगता है, सॉल्युबिलिटी उतना अच्छा नहीं है बट जितना भी सॉल्युबल होता है एब्जॉर्ब आपके बॉडी में हो जाता है ईजिली। सो इन विवो ड्रग डिसोल्यूशन इज देन तो यहाँ पे ड्रग का डिज़ोल्व होना जो है वो एक रेट लिमिटिंग स्टेप यहाँ पे बन जाता है, आपके बॉडी के अंदर ड्रग का डिज़ोल्व होना, बिकॉज एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, जितना आपके बॉडी में डिज़ोल्व होगा वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पहले उसका डिज़ोल्व होना ज़रूरी है, सॉल्युबलाइज होना ज़रूरी है। दस आपका क्या होता है यहाँ पे डिसोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपका ड्रग कितना असर करेगा, जितना डिज़ोल्व होगा एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, उसके लिए हमें फिक्र नहीं होती है यहाँ क्लास 2 में। सो उसका डिसोल्यूशन हमें देखना पड़ता है। सो द एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास 2 ड्रग इज़ यूजुअली स्लोअर, आपका यह एब्जॉर्प्शन जो है यूजुअली स्लोअर देन क्लास 1। हाँ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हाई है बट क्लास 1 का जितना बेस्ट होता है एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन उसके कंपैरिजन में आपका थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्लो है देन क्लास 1 एंड अकर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस वाइज ये ठीक है, यहाँ पे क्लास 1 में ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है एकदम तुरंत और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सफिशिएंट है, धीरे 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 आपके बॉडी में वो अपना काम करते रहता है, एब्जॉर्प्शन करते रहता है, लेकिन आपका जो है डिसोल्यूशन पर थोड़ा सा देखना पड़ता है कि डिसोल्यूशन कितना फास्ट हो रहा है, सॉरी आई मीन कितना ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी डिसोल्यूशन यहाँ पे लो है। क्लास 3 की बात की जाए तो परमिएबिलिटी इज़ द रेट लिमिटिंग, यहाँ पे परमिएबिलिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन आपका रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है, बिकॉज आपका ड्रग जो है वो डिज़ोल्व तो ईजिली हो जाता है बट अब डिज़ोल्व
हो गया, सोल्यूशन बन गया, लेकिन वो परमिएबल होगा तभी तो आपका ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। तो वो जीआईटी में परमिएबल नहीं होगा तो कैसे होगा? सोल्यूशन बन जाएगा लेकिन वो जाएगा नहीं, तो वो क्या होगा? वहाँ पर रह जाएगा। दिस ड्रग्स एग्जिबिट अ हाई वेरिएशन इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, कितना रेट इसका होगा, कितना एक्सटेंट तक वो एब्जॉर्ब होगा, ये सब चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यानी कि परमिएबिलिटी ही एक बड़ा फैक्टर है। क्लास 4 की बात की जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लास 4 वाले ड्रग्स का आप कॉमनली ओरल फॉर्म नहीं पाओगे, बिकॉज यहाँ लो परमिएबिलिटी लो सॉलिबिलिटी दोनों होता है। सो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स जो है क्लास 4 कंपाउंड्स के, वो रेयरली ही डेवलप किए जाते हैं। जितने भी क्लास 4 कैटेगरीज के वो रेयरली डेवलप किए जाते हैं, डेवलप भी होता है, तो मार्केट में ओरल फॉर्म इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। सो ये आपके थे 4 कैटेगरीज। नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस कह सकते हो BCS क्लासिफिकेशन का। बट बिफोर दैट, today's IQ fact is over the coming 100 millions of years. The sun will continue to get progressively brighter and hotter. In just 2 billion years, temperature will be enough high to evaporate our oceans, making life on Earth impossible. Our planet will become a vast desert similar to Mars today. So anyways, जैसा कि मैं बता रही हूँ, साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग आज से 2 मिलियन ईयर्स बाद, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, बट 2 मिलियन ईयर्स के बाद सन जिस तरह से अपना हीट बढ़ाते जा रहा है, तो 2 मिलियन ईयर्स बाद आपके ओशंस वगैरह ड्राई हो जाएंगे और आपका अर्थ जो है बिल्कुल मंगल ग्रह यानी कि मार्स की तरह बिल्कुल आपका जो है लाइफलेस हो जाएगा। सो एनीवेज, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ BCS क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। आपका जो ड्रग डेवलप किया जा रहा है उसका एफिशिएंसी मतलब बहुत बेहतर तरीके से ड्रग आपका डेवलपमेंट जो बेहतर तरीके से हो, क्योंकि आपको ड्रग अगर पता रहेगा कि किस नेचर का है तो आप उस हिसाब से बेहतर तरीके का फॉर्मुलेशन बना पाओगे। एंड द रिव्यू प्रोसेस बाय रिकमेंडिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर आइडेंटिफाइंग एक्सपेंडेबल क्लिनिकल BE टेस्ट। जनरली आपका जो है जो टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, तो वो आप किस तरह का टेस्ट उस पर करोगे, क्या करोगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको ये हेल्पफुल होता है। इन ओवरऑल आपको ये मदद करता है बेहतर तरीके से ड्रग को डेवलप करने में। ये पहला आपका जो है एडवांटेजेस हुआ या इंपॉर्टेंस हुआ। नेक्स्ट आपका है टू रिकमेंड मेथड्स फॉर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डोजेस फॉर्म डिसोल्यूशन। तो आपका डोजेस फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसा है, सॉलिबिलिटी मतलब आपका कैसा सॉलिबिलिटी है, कैसा परमिएबिलिटी है ड्रग के कैरेक्टर्स का, आपका जो ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक है परमिएबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेथड रिकमेंड करता है कि किस तरह का आप डोजेस फॉर्म बना सकते हो। मीन्स आपको अगर पता रहेगा ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो उस वाइज आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कैसा डोजेस फॉर्म बनाना है। तो वहाँ हेल्प करता है। पहला तो आपके ड्रग को स्टडी करने में, ड्रग का कैसा टेस्ट होना चाहिए, कैसा स्टडी, वो बेहतर तरीके से टेस्ट हो पाता है। सेकंड, आपका ड्रग डोजेस फॉर्म कैसा होना चाहिए वो आपको बताता है, मेथड्स बताते हैं। देन आपको प्रोवाइड रेगुलेटरी टूल फॉर रिप्लेसिंग सर्टेन बायो इक्विवेलेंस स्टडी बाय एक्यूरेट इन विवो डिसोल्यूशन टेस्ट। आपका कुछ बायो इक्विवेलेंस स्टडी जो होते हैं उसके जगह पे आप अगर इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट कर लो तो ये क्या होता है, जो आपका एक्चुअली बायो इक्विवेलेंस स्टडी जो होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है तो उसको रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे जो इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट है उसके द्वारा आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको BCS क्लासिफिकेशन आप कर लो तो आपको अगर पता रहेगा कि डिसोल्यूशन टेस्ट करने से किसका डिसोल्यूशन टेस्ट से काम चल जाएगा तो वहाँ पे आपको बायो इक्विवेलेंस स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपको अननेसेसरी ड्रग एक्सपोजर नहीं करना पड़ता है ह्यूमन बींग्स पर। हेल्दी ऑब्जेक्ट्स मतलब हेल्दी कोई भी ह्यूमन बींग्स या फिर कोई है आपका एनिमल मॉडल, ये सब पर जनरली नहीं करना पड़ेगा। स्पेशली आपके एनिमल्स का छोड़िए, आप ह्यूमंस पर आपको करना नहीं पड़ेगा। टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री, साथ ही साथ आपके जो वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उन्हें भी गाइडेंस मिलता है, क्योंकि अगर BCS क्लासिफिकेशन किया रहता है ड्रग्स का तो आपको क्या होता है कि उतना सोचना नहीं पड़ता है अबाउट कि ड्रग किस तरह का आपका होगा। सो एनीवेज, इसके साथ हमारा वीडियो आज का खत्म होता है। नेक्स्ट आपका जो आएगा एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डोजेस फॉर्म पर आएगा। फॉर मोर वीडियो यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। So hope that you all find my video useful. If yes, then press the bell icon for notification. Thanks for watching and bye bye.